नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। कर्नल सोफिया कुरैशी, जो कि पूरे ऑपरेशन सिंदूर के समय एक अहम चेहरा बनी हुई थी, जो कि मीडिया को एड्रेस कर रही थी, बता रही थी कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को किया जा रहा है। और अब आप ये सोचिए कि मध्य प्रदेश सरकार में ही एक मंत्री, विजय शाह जिसका नाम है, वो उस मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी की किस तरह ट्रोलिंग की और उनको कहा कि वो आतंकवादी की बहन है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर गुस्सा लोगों का फूट पड़ा। और एमपी हाई कोर्ट ने, अभी थोड़ी देर पहले की ही ये खबर है और लाइव लॉ के हवाले से मैं आपको बता रही हूं कि एमपी हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड एफआईआर अगेंस्ट बीजेपी मिनिस्टर विजय शाह फॉर कमेंट्स अगेंस्ट सोफिया कुरैशी। और जो खबर आ रही है कि उन्होंने सुओ मोटो इसका कॉग्निसेंस लिया है और कोर्ट ने कहा है कि ये बहुत ही अपमानजनक, खतरनाक भाषा का इस्तेमाल किया है और जो बिल्कुल गटर लेवल की भाषा है, इस चीज को कोर्ट ने कहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आर्म्ड फोर्सेस परहैप्स द लास्ट इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टिंग इन द कंट्री रिफ्लेक्टिंग इंटेग्रिटी, इंडस्ट्री, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस, सेल्फलेसनेस, कैरेक्टर, ऑनर and indomitable courage with which any citizen of the country who values the same can identify themselves with has been targeted by Mr. विजय शाह। यानी कि कोर्ट का ये कहना है कि आपने एक तरीके से विजय शाह ने आर्म फोर्सेस पर ही एक तरीके से अटैक किया है, जिस तरीके से उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में ये चीजें कही हैं। अभी एक डिवीजन बेंच थी जिसमें कि जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला, उन्होंने प्राइमा फेसी ऑफेंस जो कि सेक्शन 152 जो भारत न्याय संहिता का है, उसमें उन्होंने कहा, इसमें अपना ऑर्डर सुनाया है, which criminalizes any act that endangers the sovereignty, unity and integrity of India। उसमें उन्होंने बिल्कुल ये साफ साफ कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी जो उनका और पूरा जो उन्होंने विजय शाह ने बोला था उसको कोट किया गया है कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है, जिन्होंने पहलगाम पर अटैक किया और उस तरीके की बात करते हुए एक अलगाववादी भावना है उसको उत्पन्न करने की कोशिश की है। तो उसको लेकर बेंच ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक ऑब्जेक्शन लिया है और इसी को लेकर सारी बातें हुई हैं। और रजिस्टर राइट नाउ, आई मे नॉट बी अलाइव टुमारो, आई एम गिविंग यू 4 hours, लेट दिस ऑर्डर बी स्टेड बाय द एससी और बी कंप्लाइड बाय टुमारो। यानी कि कोर्ट ने जब ये ऑर्डर कर रहे थे, व्हेन द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट द एफआईआर बी लॉन्च्ड बाय टुडे इवनिंग, आज शाम तक विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो एडवोकेट जनरल सॉट सम टाइम फॉर कंप्लायंस विद द कोर्ट्स ऑर्डर। तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि भाई आप हमें माय लॉर्ड थोड़ा टाइम दीजिए। तो कोर्ट ने ये कहा कि आप अभी रजिस्टर करिए, रजिस्टर राइट नाउ, आई मे नॉट बी अलाइव टुमारो, कि कल मैं जिंदा नहीं रह हो सकता हूँ, तो इसको आप आज रजिस्टर करिए, मैं आपको 4 घंटे का टाइम देता हूँ। लेट दिस ऑर्डर बी स्टेड बाय द एससी। उन्होंने कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये ऑर्डर एससी स्टे भी कर देता है और बी कंप्लाइड बाय टुमारो। तो इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दिया है और अब ये पूरा जो मैटर है ये कल हियरिंग के लिए आएगा। कल सोफिया कुरैशी phase of the operation Sindoor and she gave press briefings। तो इस तरीके का कड़ा संज्ञान लिया है। उधर महिला आयोग की अगर हम बात करें तो महिला आयोग ने भी इसका खंडन किया है और खंडन करने से क्या बात बन जाएगी। इन्होंने एनसीडब्ल्यू जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उन्होंने कहा है कि इस तरीके का बयान जो है बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कंडेम किया है विजया राहतकार जो स्टेटमेंट है, वो कहता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके का स्टेटमेंट विजय शाह ने दिया है। दिस नॉट ओनली हर्ट्स द डिग्निटी ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी बट इज आल्सो एन इंसल्ट टू द डॉटर्स ऑफ द नेशन। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ महिलाओं की गरिमा पर ही प्रहार नहीं है, बल्कि जो हमारे देश की बेटियां हैं उनका अपमान भी है। तो केवल खंडन से क्या बात बन जाएगी और क्या एफआईआर विजय शाह के खिलाफ आज वाकई में दर्ज हो जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है। इसी चीज पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय राकेश दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। राकेश जी आपका स्वागत है। सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ है, समीक्षक, आपका भी स्वागत है। और राकेश दीक्षित के साथ शुरू करूंगी कि विजय शाह जब इस तरीके का बयान सोफिया कुरैशी के लिए दे रहे थे राकेश जी, तो क्या उनको ये पता नहीं था कि किस तरीके का बैकलैश आएगा, जो मूड ऑफ द नेशन है, क्या उन्होंने सेंस नहीं किया और कुछ भी बोल गए इतने घृणा वाले माहौल में? क्या इतना घृणात्मक था? उनको लग रहा था कि उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि सोफिया कुरैशी है कौन, वो बोल गए कि केवल एक मुसलमान है इसलिए। नीलू, ये जो विजय शाह है
ये निहायत बदतमीज किस्म का आदमी है, ये पॉलिटिशियन। तो इसने जब ये अपनी रॉ में बह के कहा होगा, उसके साथ में जो मऊ में जो जिस कार्यक्रम में ये बात कही थी, वहां पे एक पूर्व मंत्री उषा ठाकुर भी बैठी हुई थी। उनका भी हिस्ट्री इसी तरह की है, वो भी मुसलमानों के खिलाफ बयान देने के लिए उनकी कुख्याति है। तो ये उसको, विजय शाह को अंदाज नहीं होगा कि ये रॉ में बह के मुसलमानों के खिलाफ तो इस तरह के बयान उन लोग आमतौर पे देते ही रहते हैं। पर चूंकि सोफिया कुरैशी अब राष्ट्र की नायिका हो गई है, तो इसलिए ये इतना रिपरकशन हो रहा है। अगर कोई और होता तो आप जानते हैं कि संसद में एक दूसरे सांसद को रमेश बिधूड़ी ने क्या क्या कहा था। तो ये सब तो यहाँ चलता रहता है, लेकिन अब चूंकि बात सोफिया कुरैशी की है, अभी एक भास्कर का एक गैलप सर्वे किया उन्होंने, भास्कर ने, उसमें मध्य प्रदेश के 86, उनके भास्कर के सर्वे के अनुसार 86% लोगों ने ये मांग की है, इस बात से सहमत है कि विजय शाह को न केवल मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए, बल्कि उसे भारतीय जनता पार्टी से भी बर्खास्त कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में इतना स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है उसके खिलाफ। इनका ये जो तिरंगा अभियान था 13 मई से 23 मई चलने का, वो अभी इनके खटाई में पड़ गया है। इसके कारण से अभी इनके जो साथ पे जो बट्टा लगा है, उसकी वजह से पूरी की पूरी ये अभियान की संदिग्ध हो गया है। ये आगे कैसे बढ़े इसके लेकर बड़े परेशान है। यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने अभी फिलहाल तो गोलमोल जवाब दिया था, उनको लगा कि शायद बात आई गई होगी, लेकिन टर्निंग पॉइंट आ गया जब हाईकोर्ट ने सो मोटो इसका कॉग्निजेंस लिया, उसका संज्ञान लिया, और आपने पूरा उसका विस्तार से बताया है कि दोनों माननीय न्यायाधीशों ने, अतुल श्रीधरन और माननीय अनुराधा शुक्ला ने, कितने कड़े शब्दों में डीजीपी को 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आपने अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग के मैंने क्लिप्स देखे हैं, उसमें जजेस की बॉडी लैंग्वेज और उनके बोलने का जो अंदाज है, उससे समझ में आ रहा है कि वो कितने नाराज है, कितने गुस्सा है इस बात को लेकर। तो और जैसे वो गुस्सा है, वैसे पूरा प्रदेश गुस्सा है। और विजय शाह पर इसलिए भी खासतौर पर लोगों को गुस्सा है कि ये इस तरह की हरकतें पहले भी करते रहे हैं। इतने हद हो गई, इसने अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ, शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के बारे में इतने अपशब्द कहे। उसके बाद फिर इनको हटा दिया गया, फिर उसके बाद फिर कुछ वर्षों बाद संघ का और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी दबाव की वजह से उसको वापस ले लिया गया। इसके पहले लड़कियों के कार्यक्रम में ये टी शर्ट बांट रहे थे, तो उसने इतनी भद्दी टिप्पणी की कि शायद मैं अपने कार्यक्रम में उसे कह नहीं सकता। उसे शर्ट बांटते हुए कहा कि ये कुछ पहना है कि नहीं, या 1-2 शर्ट और डालना पड़ेगा, इस तरह के। ये ये सीरियल ऑफेंडर है ये आदमी। और वहां पे खंडवा में जहाँ से आते हैं, राजघराने के आदमी है, पढ़े लिखे है, उस तरह से हिस्ट्री में एमए किया है, मतलब एजुकेटेड है उस तरह से। लेकिन इनके जो बोलने चालने का अंदाज है, जो जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं, जिस तरह की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, जिस तरह की ग्रूमिंग इनकी पार्टी में हुई है, वो उसमें है कि बेखौफ कुछ भी बोल देना, खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ। अभी अभी ये दरअसल बात डॉक्टर सोफिया कुरैशी पे आ गई, इसलिए ये फंस गए, वरना ही कुड हैव गॉट अवे इजीली विद व्हाटएवर ही यूज्ड टू से। ये परिस्थितियां हैं। अब ये स्थिति है, मुझे जब हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब तक 4 घंटे हो चुके हैं, तो एफआईआर दर्ज हो गई होगी। और एफआईआर दर्ज हो गई होगी, इसके बाद सब लोग यहाँ स्पेकुलेट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री इनको अभी बर्खास्त करते हैं, या और कल कल सुनवाई है उसकी। नहीं, क्या राकेश जी, क्या एफआईआर दर्ज हो गई है? क्या आप पुष्टि से कह सकते हैं कि क्या एफआईआर दर्ज हो गई है? मुझे उम्मीद है, अभी मुझे मालूम नहीं है, चूंकि 4 घंटे हो चुके हैं अभी तक जो उसके आदेश को, इसलिए मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तक हो गई होगी। जिस सख्त लहजे में माननीय न्यायाधीशों ने आदेश दिया था डीजीपी को, तो उसको डिफाई करने का, उसकी अवहेलना करने का तो कोई कारण नहीं बनता। तो इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तक हो गई होगी। और पूरे
प्रदेश में जिस तरह का रोष है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बैकफुट पर आई है, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सफाई देते घूम रहे हैं, बाकी के प्रदेश के कार्यालय में एक मायूसी का माहौल है और एक हड़बड़ी का माहौल है, क्योंकि उनको अगले 23 मई तक अपना जो अभियान था, तिरंगा अभियान, उसको सस्टेन करना था, वो झमेले में पड़ गया है। अब ये किस मुंह से जाएंगे प्रदेश के दूसरे कोनों में और अपनी शौर्य गाथा को बताएंगे, जब लोग इनसे सवाल करेंगे कि जो शौर्य की प्रतिमूर्ति सोफिया कुरैशी है, उसके बारे में तो आपका मंत्री इतनी घृणित बातें कहता है। तो ये बिल्कुल। इनके लिए बड़ी एक असमंजस की स्थिति बन गई है और और मुझे तो मुझे ये लगता लग रहा है है कि जी, राकेश जी, मुझे तो ये लग रहा है, मैं सिद्धार्थ से भी इस पर पूछूंगी कि सिद्धार्थ, मुझे आप ये बताइए कि ये जो विजय शाह की करतूतें हैं, जिस तरीके की बातें इसने सोफिया कुरैशी के लिए की हैं, क्या इसका असर, क्योंकि ये तिरंगा यात्रा बीजेपी पूरे देश में निकालेगी, जहां जहां भी तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा, क्योंकि आप सेना के साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने वाली ये यात्रा है, और आप जहां भी जाएंगे आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आप ही का मंत्री है कि मध्य प्रदेश का, जिसने कि एक सेना की बेटी के लिए ऐसा ऐसी बातें की। तो क्या ये बीजेपी की तिरंगा यात्रा जो देश भर में हो रही है, इसका असर क्या देश भर की तिरंगा यात्रा पे पड़ सकता है? जी सिद्धार्थ, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए सिद्धार्थ, आप म्यूटेड हैं। हाँ जी, मैं म्यूट करके रखा था, माफ कीजिएगा। अब मेरे ख्याल से तिरंगा यात्रा पर तो बाद में आते हैं, लेकिन जिस तरह का काम इन्होंने किया है, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं शायद, तो उनकी देख के लग रहा है कि भस्मासुर की कहानी हो गई है। भस्मासुर इसी तरह से करता था, जिसने आशीर्वाद दिया था सबसे पहले उसी को निगलने चला था, अब उसके बाद किसी दूसरे देवता को आके उनको बचाना पड़ रहा था। तो सबसे पहले तो एक चीज सिद्धांततः समझ में आ जाना चाहिए, बीजेपी अपने आप को कहती है कि वो संगठन दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है वगैरह, तो बीजेपी संगठन प्रधान इकाई है, इसीलिए वो अपनों का बचाव करेगी ही करेगी, ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो न्याय प्रधान इकाई नहीं है। क्योंकि वो न्याय प्रधान इकाई नहीं है, संगठन प्रधान इकाई है, तो संगठन में अपनों का वो बचाव करेगी ही करेगी। वो किसी भी तरह से एफआईआर फाइल करने से बचने का रास्ता खोजने का प्रयास करती ही रहेगी। दूसरी तरफ समाज क्योंकि न्याय प्रधान इकाई होती है, वो समाज संगठन नहीं होता है, इसीलिए न्यायालय क्योंकि इसमें पड़ा हुआ है, इसीलिए किसी भी तरह से एफआईआर दर्ज होगी ही होगी। 4 घंटे के बदले 8 घंटा क्यों नहीं हो जाए, लेकिन एफआईआर दर्ज होनी ही होनी है। तो इसमें हुआ ये है कि बीजेपी के साथ दिक्कत जो है वो मैं आपको सिलसिलेवार समझा देता हूँ। पहलगाम के बाद सर्वदलीय बैठक के सामने केंद्र सरकार ने माना कि कहीं ना कहीं सुरक्षा चूक हो गई। उसके बाद सीसीएस में सेना को दे दी कि कमान संभाल दीजिए। फिर पूरे ऑपरेशन सिंदूर में केवल और केवल सेना ही सामने आ रही थी, और प्रधान जी से लेके 240 लोगों की जो सरकार चलाने वाली विधायिका है, वो बिल्कुल पूरी तरह से नदारद थी। ये अपने आप में सबूत है, ये अपने आप में प्रमाण है कि भारत सरकार को उस समय तक एहसास हो गया था अपनी सीमाओं का, और ये भी एहसास हो गया था कि इस तरह के जटिल विषय को एक्सपर्ट्स को देना पड़ेगा। इसीलिए कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी एक्सपर्ट सामने आई, इसीलिए विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसी एक्सपर्ट सामने आई। वो कोई चेहरा नहीं थी, वो कोई प्रवक्ता नहीं थी, वो अगर कर्नल है, इसका मतलब जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे थे, उस ऑपरेशन में वो शामिल थी, इसीलिए वो डिटेल्स बता रही थी। भारत सरकार जिस चीज को समझ गई, समस्या यह है कि भारत सरकार के जो समर्थक हैं, भाजपा के समर्थक या भाजपा के वोटर या भाजपा के भक्त, वो इस चीज को नहीं समझ सके। जिस चीज का एहसास भारत सरकार को हो गया था अपनी सीमाओं का, वो भाजपा के भक्तों को वो एहसास नहीं हुआ। वो एहसास नहीं हुआ, इसीलिए हालत आज ये है कि भाजपा अलग पेज पर चल रही है, भारत सरकार अलग पेज पर चल रही है। इसका पूरा का पूरा दोष भारत सरकार पर है, क्योंकि 10 साल से बीजेपी ने जो मैसेजिंग दिया है, वो मैसेजिंग ही गलत है। वो गलत मैसेजिंग के चलते भले सरकार सुधर गई हो, पर उनकी पार्टी को यह एहसास नहीं हुआ है। उन्होंने मैसेज क्या दिया पिछले 10 साल में कि सारी की सारी सभ्यता, कोई एक सभ्यता के सारे लोग एक ही तरह के होते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। किसी एक सभ्यता के सारे लोग एक तरह के नहीं होते। उसका उदाहरण यह है कि रास्ते में चलते किसी को एक्सीडेंट हो गया, तो कुछ लोग जाते हैं उस एक्सीडेंट वाले को बचाने के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमारा एक्सीडेंट से लेना देना नहीं था, वो साइड हो जाते हैं। कुछ चोर उचक्के ऐसे भी होते हैं कि एक्सीडेंट वाला बेहोश पड़ा हुआ है, चलो उसकी घड़ी और पर्स चुरा लेते हैं।
तो कहीं पर भी सामाजिक लोग भी होते हैं, असामाजिक लोग भी होते हैं, समाज विरोधी लोग भी होते हैं। इसीलिए सभी किसी सभ्यता में उदार सभ्यता भी होती है, कट्टर सभ्यता भी होती है और बर्बर सभ्यता भी होती है। भारत सरकार इंडोनेशिया और कतर जैसे उदार व्यवस्थाओं से जिस तरह का व्यवहार करती है, सऊदी अरब जैसे कट्टर के साथ वैसा ही व्यवहार नहीं करती। और सऊदी अरब है सिद्धार्थ, आप ये सोचिए कि ये यही एनसीडब्ल्यू है जिसने की बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं लिया जब हिमांशी नारवाल के खिलाफ भी ट्रोलिंग हो रही थी। आप याद करिए कि कितनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई। उसी तरह से विक्रम मिश्री की डॉटर को उन लोगों ने ट्रोल किया, तब भी एनसीडब्ल्यू चुप रहा। लेकिन अब एनसीडब्ल्यू जाकर इस पर संज्ञान ले रहा है और उसको कह रहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। तो एनसीडब्ल्यू के रोल पर क्या कहेंगे? आज एनसीडब्ल्यू क्या कटघरे में नहीं खड़ा होना चाहिए कि आप भी सिलेक्टिव हो गए? आपने ये देखा कि भाई सिंपैथी अगर आज कुरैशी के साथ है तो आपने केस रजिस्टर कर लिया, लेकिन हिमांशी नारवाल आपके लिए केस नहीं बनती है, विक्रम मिश्री की डॉटर आपके लिए केस नहीं बनती है, आप कोई एक्शन नहीं लेते। महिला आयोग के ऊपर क्या कहा जाए? जी, इसमें आयोग तो बाद में आएगा, लेकिन अगर एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष महिलाओं की विशेषज्ञ होती तो अलग बात है। लेकिन अगर वो भाजपा की कार्यकर्ता है और अगर भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को उसको प्रधान बनाया है एनसीडब्ल्यू की, तो फिर वही सिद्धांत हो जाता है कि भाजपा क्योंकि संगठन प्रधान इकाई है, वो अपनों को हमेशा बचाव करेगी, चाहे वो गलत भी क्यों ना करते रहें। वो न्याय प्रधान इकाई है ही नहीं, इसीलिए तो न्यायालय को बीच में आना पड़ा, क्योंकि समाज कोई संगठन नहीं होता है, समाज तो न्याय प्रधान इकाई है। तो फिर से मेरा ये कहना है कि भारत सरकार भी 3 अलग अलग उदाहरण दे रहा हूं, इंडोनेशिया और कतर दोनों एक उदार देश हैं। भारत सरकार उनके साथ जैसा व्यवहार करती है वैसा सऊदी अरब के साथ नहीं करती है, क्योंकि हमें पता है सऊदी अरब थोड़ा कट्टर देश है। लेकिन जिस तरह से सऊदी अरब के साथ व्यवहार करती है वैसे ही तालिबान या आईएसआईएस के साथ व्यवहार नहीं करती, क्योंकि तालिबान और आईएसआईएस बर्बर देश हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर भारत सरकार समझ रही है कि उदार के साथ, कट्टर के साथ और बर्बर के साथ अलग व्यवहार होता है, लेकिन उन्होंने जो पिछले 10 साल में मैसेज दिया है कि एक सभ्यता के सारे लोग एक तरह के होते हैं, तो उनके जो भक्तगण हैं उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि सोफिया कुरैशी व्यक्ति नहीं है, सोफिया कुरैशी एक्सपर्ट है। भारत सरकार ने उनको बुला के बोला कि भैया मुझसे नहीं संभलने हो रहा है, मैं रोज 8 बजे रात को टीवी पर आके प्रवचन देता हूं, लेकिन अगले 18 दिन तक मैं नहीं आऊंगा, तुम ही आगे आओ, तुम ही संभालो। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने संभाला था। तो ये जो हुआ ये है कि बीजेपी की सरकार और बीजेपी की पार्टी ये दोनों एक पेज पर अभी नहीं है। बीजेपी की सरकार को अपने लिमिटेशंस, अपनी कमियां का एहसास हो गया है। बीजेपी के भक्तों को, बीजेपी के समर्थकों को उसका एहसास नहीं है, इसीलिए वो इससे पहले, लेकिन इसका दोष कुछ भी मैं बीजेपी के समर्थकों को कम दूंगा, जिसने नैरेटिव पिछले 10 साल से लोगों के सामने दिया है। बीजेपी की सरकार ने ही तो ये नैरेटिव दिया कि सारे एक सभ्यता के सारे लोग एक तरह के होते हैं, जबकि आप खुद वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आप कतर के एमीर के साथ गले मिल रहे हैं और तालिबान के खिलाफ, तालिबान को अभी तक आपने अफगानिस्तान को देश के नाते रिकॉग्निशन नहीं दिया है। तो आप खुद जब एक सभ्यता के दो अलग अलग लोगों के साथ अलग व्यवहार कर रहे हैं, तो अपने भक्तों को क्यों ऐसा संदेश दे दिया कि एक सभ्यता के सारे लोग एक रंग के हैं? अब वो इस तरह की बातें करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुझे ये अच्छा लगता कि अगर किसी बीजेपी के मिनिस्टर ने इस तरह से बोला, और सोफिया कुरैशी को भी भारत सरकार ने ही कहा था कि आप सामने आइए, सोफिया कुरैशी अपने मन से नहीं आई थी, तो ये चीज मैं मान जाता कि अगर बीजेपी सरकार उसी समय उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर देती, तो मेरे ख्याल से न्यायालय को भी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी और पूरे भारत में एक अच्छा संदेश जाता कि बीजेपी अपने लोग भी अगर गलत करते हैं तो उनको सजा देती है। दुर्भाग्य से बीजेपी संगठन प्रधान है, वो अपनों को अंत तक बचाने की कोशिश करेगी और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ, नहीं, लेकिन राकेश जी अब मुझे ये बताइए कि क्या अब विष्णुदत्त शर्मा के लिए या फिर जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के लिए, उनके लिए विजय शाह को बचाना मुश्किल हो जाएगा और उनकी बर्खास्तगी तय है? अगर नहीं करेंगे तो फिर तो मध्य प्रदेश में बीजेपी गए काम से। देखिए, कल तक तो जब तक कि हाईकोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान नहीं लिया था, तब तक तो इनको लगता था कि जैसे और प्रकरणों में हम और भी मंत्रियों ने इस तरह की हरकतें की है, उनको बचाते रहे हैं, तो हम बचा लेंगे, बात आएगा ही हो जाएगी, थोड़ा लोगों में रोष है और शांत हो जाएगा। देखिए, हाईकोर्ट ने जिन कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना की है और जिस सख्त लहजे में डीजीपी को 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, उसके बाद
कोई कारण नहीं रहता कि अभी कोई ये अनटेनेबल हो गई इसकी पोजीशन। तो विजय शाह का जाना तो मेरी निगाह में तय है। वो तो अब हो सकता है कि आज होगा या कल होगा। कल चूंकि उसकी हेयरिंग है, तो सरकार की ओर से इसको अपना पक्ष रखना पड़ेगा कि आपने अभी क्या कार्रवाई की एफआईआर दर्ज करने के अलावा। तो इनका तो जाना तय है। और इस बात की आप देखेंगे, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्रिमंडल है वो भी राहत की सांस लेगा, क्योंकि वो सोच रहा है कि अगर ये संकट है और इस संकट में अगर उसकी विजय शाह की कुर्बानी से बाकी लोग बच जाते हैं, उनका जो बाकी अभियान है वो उससे खतरे में नहीं आता है या वो हमले के दायरे से निकल जाएगा, तो उनके लिए तो बहुत राहत की बात होगी। लिहाजा मुझे लगता है कि चाहे विष्णुदत्त शर्मा हो, चूंकि विष्णुदत्त शर्मा को भी पहले इनने क्या किया था कि जैसे इसने जो बयान दिया उसके बाद सोशल मीडिया पे आया इसका बयान विजय शाह का, तो और सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और उसकी उसकी पूरी निंदा होने लगी और लोगों की कमेंट्स आने लगे। तो वहां पे हितानंद शर्मा है जो संगठन मंत्री है, उन्होंने इसको विजय शाह को तुरंत तलब किया। विजय शाह भागे भागे वहां गए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, वहां पर गए, वहां पर ये विष्णुदत्त शर्मा भी बैठे थे। तो इन्हें थोड़ी इसको नसीहत दी, क्या कर दिया, क्या मतलब जो भी आपस में बातचीत होगी। और उसके बाद फिर कहा कि तुम थोड़े प्रेस से बात कर लो। अब इसने प्रेस से जो बात की है उसके बाद फिर जो जो भी इसने सफाई दी है, उसके बाद सफाई के बाद में जिस तरह से हंस के इसने अपना वो किया, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया कि मतलब ही वाज लुकिंग एब्सोल्युटली रिमोर्सलेस, अनरिपेंटेंट। वो सब कहीं उसको इस बात का वो नहीं था, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि किसी दबाव में उसको बोलना पड़ रहा है, लेकिन उसके मन से कोई इस तरह की ग्लानि या आत्मग्लानि नहीं है। तो उससे लोगों में और भड़क गए लोग। और मुझे लगता है कि ये सारी हरकतें और लोगों ने देखी, माननीय न्यायाधीशों को भी ये बात संज्ञान में आई होगी कि सोशल मीडिया पे इस आदमी का किस तरह का रिएक्शन हुआ है, और उसको लेके तब और भड़क गए हैं। तो अब तो बात इनके बाहर निकल गई, क्योंकि उसको जेपी नड्डा ने भी उसका संज्ञान लिया है, उसका केंद्रीय नेतृत्व ने भी संज्ञान लिया है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात से वाकिफ होंगे और कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई करे। तो नहीं, लेकिन आपने शुरू में एक होपफुली बात कही, जल्दी हो जाए। आपने शुरू में ही बिल्कुल अपने ओपनिंग रिमार्क्स में आपने कहा था कि विजय शाह एक निहायती बदतमीज और बदजुबान मंत्री है, जिनके लिए ये सब बातें करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ, मैं अब आपसे पूछती हूँ कि ये जो बदतमीजी और बदजुबानी का जो एक पैमाना है वो अलग अलग है। अब देखिए, आप निशिकांत दुबे भी उल्टी सीधी बातें करते हैं, जेपी नड्डा कह देंगे कि अरे भाई उनके कमेंट से हमें लेना देना नहीं है। लेकिन इस जो हमेशा होता है, जैसे बिल्किस बानो का केस था, बिल्किस बानो के केस में भी नहीं बोला गया, कुछ भी नहीं बोला, बल्कि उनके जो परपेट्रेटर्स थे उनको माला पहनाई गई। लेकिन सोफिया कुरैशी के केस में जो व्यक्ति जिसने इतनी बुरी तरह से उसके बारे में बात की, आज अगर उनके खिलाफ कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद कोई एक्शन होता है, तो क्या आप इसे कहेंगे कि बीजेपी में कोई बदलाव है? इसे में राकेश अचल जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार ग्वालियर हमारे साथ। मैं सोच रही हूँ राकेश अचल जी से सवाल पूछ के फिर आपके पास आती हूँ। सिद्धार्थ, राकेश जी, आज सोफिया कुरैशी के ऊपर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि उनके ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए विजय शाह के ऊपर। क्या कोई पुष्टि है कि एफआईआर दर्ज हो गई है? अब इस मामले की सुनवाई कल होने वाली है। पहले के जो केसेस आए हैं महिलाओं के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हुए, बीजेपी ने उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन इस बार बीजेपी का इतनी गंभीरता से इस चीज को लेना क्या दर्शाता है? अभी तो पता नहीं कि बीजेपी इनको विजय शाह को पार्टी से निकालेगी या नहीं निकालेगी। जी धन्यवाद दिल्ली जी। देखिए, अभी दीक्षित जी को मैं सुन रहा था। अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, विजय शाह उसका प्रतिबिंब है। विजय शाह संघ के बहुत प्रिय नेता हैं, मंत्री हैं, और कोई नए नवेले मंत्री नहीं है, पुराने मंत्री हैं। तो उनका कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं। इसलिए अतीत में भी उन्होंने कई बार इस तरह की बदजुबानियां की हैं, उन्हें पार्टी ने बड़े आसानी से दाएं बाएं करके निकाल दिया। लेकिन इस बार चूंकि माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया है,
इसलिए मुझे लगता है कि अब विजय शाह को न सिर्फ गिरफ्तार होना पड़ेगा, बल्कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर भी करना मुख्यमंत्री की मजबूरी हो जाएगी। हालांकि कोई नहीं चाहता कि विजय शाह जैसा मंत्री उनके मंत्रिमंडल से बाहर जाए, क्योंकि विजय शाह एक तरह से, आप कोई माने या ना माने, वो संघ की और भाजपा की प्रतिमूर्ति है। जो संघ सोचता है वही विजय शाह सोचते हैं। विजय शाह ने गलती ये कर दी कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से सोफिया कुरैशी को जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस्तेमाल किया ऑपरेशन सिंदूर में, उसका उन्होंने खुलासा कर दिया। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो भाई, इतने लोग हमारे पास हैं भारतीय सेना में, सोफिया कुरैशी को ही हम प्रवक्ता के तौर पर, एक आइकॉन के तौर पर क्यों लेके आए? इसलिए कि वक्फ बोर्ड कानून के बाद देश में जिस तरह से भयंकर आक्रोश था अल्पसंख्यकों में सरकार के खिलाफ, पानी डालने के लिए सोफिया कुरैशी की तलाश की गई। मैं भी चूंकि ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया था तो इस बिंदु पर बोला नहीं लगातार, लेकिन पहले दिन ही मेरे मन में ये बात आ गई थी कि सोफिया कुरैशी का भी राजनीतिक दृष्टि से, बल्कि दूरदृष्टि से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब अगर माननीय न्यायालय के निर्देश के बाद पुलिस हिकमत अमली से काम करेगी तो विजय शाह गिरफ्तार होंगे। अन्यथा देखिए, इस मंत्रिमंडल में एक से एक बड़े सनकी लोग बैठे हैं। कुछ दिन पहले अभी मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के लड़के की शादी में एक मंत्री आए थे, नरेंद्र पटेल। उन्हें वहां भीड़ थी, खाना नहीं मिला। वो सपरिवार एक रेस्टोरेंट में गए तो रेस्टोरेंट वाले के यहाँ भीड़ थी, उसने पहचाना नहीं। मंत्री जी इतने आग बबूला हुए और उन्होंने आधी रात को उसके यहाँ खाद्य विभाग का छापा पड़वा दिया, सैंपलिंग करवा दी। बाद में वहां का चैम्बर ऑफ कॉमर्स बीच में आया, तब जाके मामला रफा दफा हुआ, वरना बेचारा रेस्टोरेंट का मालिक तो थाने पहुंच चुका था। इसके पहले एक और मंत्री हैं, विश्वास सारंग, वो लव जिहाद के जो कथित आरोपी हैं, उनके पाँव में पुलिस ने अगर शॉर्ट एनकाउंटर में गोली मारी तो वो कहते हैं कि अरे सीने पे गोली मारनी चाहिए थी। वो मध्य प्रदेश को पुलिस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इनके यहाँ तो एक से बढ़कर एक नमूने हैं। और डॉक्टर मोहन यादव हों, चाहे उनके उप मुख्यमंत्री हों देवड़ा साहब हों, ये खुलेआम तलवारें भांजते हैं सार्वजनिक मंचों पर। तो इसका मैसेज वही है जो विजय शाह ने दिया है, तो कोई अलग नहीं है। मुझे इसको लेकर के बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा गंभीर हो गई, क्योंकि माननीय न्यायालय का दखल हो गया है, इसलिए उनको मन मार के विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ सकती है। जी ठीक है सिद्धार्थ, आपके पास अंतिम कमेंट के लिए आऊंगी, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? जी जी, बहुत संक्षिप्त में, हमें पता है कि बीजेपी का एक मॉडस ऑपरेंडी एमओ होता है, हंटिंग विद द हेयर, हंटिंग विद द हाउंड एंड रनिंग विद द हेयर। इसका मतलब एक ही साथ वो खरगोश बन के आगे आगे भागती भी है, एक ही उसी समय वो भेड़िया बन के खरगोश का पीछा भी करने की कोशिश करती है, ताकि कुछ भी नतीजा निकल जाए, हम कहें कि हम जीत गए। लेकिन इस विषय में क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी को किसी भी कारण से आगे लाया हो, लेकिन लाया तो बीजेपी सरकार नहीं था, और कर्नल को सोफिया कुरैशी ही थी जिन्होंने 10 तारीख को सुबह 10:30 बजे ये बता दिया कि भारतीय सेना ने पूरी दुनिया को बताया कि स्कर्दू से लेके कराची तक हमने इतनी बमबारी की है कि अखंड भारत भारतीय सेना के हाथ में आ गया है। तो 10:30 बजे जो अखंड भारत भारतीय सेना के हाथ पास था, वो 5 बजे भारत की राजनीतिक व्यवस्था ने ट्रंप के साहब के प्रेशर में वापस वो ट्रॉफी क्यों दे दी? ये तो सवाल सबके मन में उठेगा। इसीलिए कर्नल सोफिया कुरैशी अब व्यक्ति नहीं रही, किसी भी कारण से उनको लाया गया हो, लेकिन उन्होंने उनके साथ उनके बारे में बदतमीजी अगर की जाएगी तो वह बिल्कुल ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन हुआ यह है कि मदारी के उस्तरे को बंदर लेके भाग गया है। अब मदारी भाग रहा है कि कहीं हमारा ही मुंडन बंदर नहीं कर दे। अब क्या कीजिएगा, इसीलिए अब कोर्ट के सामने गए हैं कि भैया मदारी कोर्ट के सामने गया है, और कोर्ट कहेगा कि चलो हम मदारी को भी बचा लेते हैं और बंदर को भी पकड़ लेते हैं। इतना ही हुआ है, ज्यादा। चलिए इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश अचल जी, राकेश दीक्षित जी, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।